Why are electric bulbs filled with chemically inactive nitrogen or argon gas? Filled with chemically inactive nitrogen or argon गैस. केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैस. ये इसका ए पार्ट है. बी पार्ट नोट करें. बी पार्ट नोट करें. बी पार्ट में है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर the resistance of a wire of 0.01 the resistance of a wire of 0.01 centimeter radius 0.01 centimeter radius is 10 ohm if the resistivity of the material is 10 ohm full stop if the resistivity of the material if the resistivity of the material of the wire is 50 into 10 की पावर -8 ओम मीटर full stop. Find the length of the wire. Find the length of the wire. ठीक है. जो पहला क्वेश्चन है इसका जो पहला पार्ट है why are electric bulbs filled with chemically inactive nitrogen और argon gas. इलेक्ट्रिक बल्ब्स को केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन या आर्गन गैस इससे क्यों फिलअप करा जाता है? क्योंकि जो बल्ब है जब बल्ब ना जलता है तो क्या होता है जो उसका एलिमेंट है वो एलिमेंट ग्लो करने लगता है. जब ग्लो करने लगता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो कहीं उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो मेल्ट कर जाए. तो ये जो गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई या आर्गन गैस हो गई ये कूलिंग इफेक्ट देती हैं. नाइट्रोजन गैस भी कूल गैस होती है और आर्गन गैस भी कूल गैस होती है. तो ये क्या करती है कि ये वो इतना ज़्यादा गर्म ना हो जाए कि वो कहीं पिघल जाए. तो उसको पिघलने से बचाने के लिए इसको गैस को उसमें भरा जाता है. समझ गए? ठीक है. क्योंकि क्या होता है कि रोशनी होती कैसे है आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी हम आग लगाते हैं माचिस से कहीं पर भी आग लगाते हैं कोई बहुत बड़ा कुछ सामान रखा हुआ है उसको अगर जलाना है तो आग लगेगी और आग लगने से क्या होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है. आग को पकड़ तो नहीं सकते ना हाथ ही जल जाएगा. तो उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है. उस टेम्परेचर ज़्यादा की वजह से वहाँ पर जो रोशनी है वो रोशनी भी होने लगती है. तो इसी तरीके से जो फिलामेंट है फिलामेंट ग्लो करता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगता है. तो जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगता है तो ऐसा ना हो कि एक टेम्परेचर के बाद वो पिघल जाए. तो उसको पिघलने से बचाने के लिए उसमें आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है. ठीक है. तो इसमें ये पार्ट में आप नोट करें कि आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड अप इन द इलेक्ट्रिक बल्ब to prevent its filament from decaying due to high temperature. Such gases like argon and nitrogen
oxygen and nitrogen maintains the temperature of the filament by providing a cooling effect कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करके वो टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं ये गैसेस। उसके बाद बी पार्ट देखिएगा, जो बी पार्ट है, बी पार्ट में दे रखा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 0.01 सेंटीमीटर ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस। तो एक वायर दे रखा है, उसका ना रेडियस दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। तो जैसे कि ये वायर है, इधर बी पार्ट में देखिएगा, ये वायर है, इसका जो रेडियस गिवन है वो है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कैसे करा जाएगा, डिवाइड बाई 100। तो 0.01 को 100 से करेंगे डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, तो मैं इसको लिखूंगा 1 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, ये तो रेडियस हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 10 ओम। इस वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। वो बोल रहे हैं द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। रेसिस्टिविटी इज 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये रेसिस्टिविटी है ओम मीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो सिंपल है, रो इज इक्वल टू RA/L। तो L को इधर ले आओ तो वो नीचे आ जाएगा। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/रो। अब R कितना दे रखा है 10 ओम, और एरिया कितना निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr²। πr² रो कितना है 50 × 10⁻⁸। ठीक है, तो L 10 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर कोई टर्म ऐसा नहीं है जिससे वो डिवाइड होता हो, जिससे 22/7 में 7 किसी को डिवाइड करता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे रेडियस 7 ओम दे रखा होता या 14 ओम दे रखा होता, तब तो मैं 22/7 लेता, वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम पाई को सीधा 3.14 लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई रेडियस जो है वो भी कितना है 1 × 10⁻⁴, 1 × 10⁻⁴ का स्क्वायर अपॉन 50 × 10⁻⁸। जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, L इज इक्वल टू 10 × 3.14, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 10⁻⁴ का स्क्वायर क्या होगा, पावर की पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वो हो गया 10⁻⁸। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो 50 × 10⁻⁸, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 3.14 को 5 से डिवाइड करना है। 5 0 = 0, 5 6 = 30, 5 2 = 10, 5 8 = 40। L इज इक्वल टू 0.628 मीटर। अब इसकी जगह आपको जब रेडियस सेंटीमीटर में दे रखा है तो लेंथ को भी सेंटीमीटर में निकालो, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 62.8 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? ठीक, एक क्वेश्चन और नोट करें। हाउ आर टू रेसिस्टर्स with resistances R1 and R2 ohm with resistances R1 ohm and R2 ohm are to be connected to a battery
are to be connected to a battery of EMF 3 volts to obtain maximum current flowing through it. To obtain maximum current flowing through it. To obtain maximum current flowing through it. मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू इट. अब जरा सोचो क्या होगा. मैक्सिमम करंट कब फ्लो कर सकता है? हाँ, अरे आज तो हुआ है हनुमान जी की एडमिट कार्ड लेने जाना था. अच्छा अच्छा. बताइए जी, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? करंट की कुछ बात नहीं करी, बस ये कह रहे हैं मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू इट. तो हाउ आर टू रेसिस्टर्स विद रेसिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट्स. ये जो EMF होता है, वोल्टेज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF भी बोल देते हैं. ठीक, तो ये मिटा रहा हूँ मैं. अच्छा, जब पैरेलल में करंट करते हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आती है, कम आती है? कम आती है. और जब सीरीज में करते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है. तो रेसिस्टेंस के बढ़ने का मतलब क्या है कि करंट कम होगा. ठीक है, और रेसिस्टेंस के कम होने का मतलब क्या है कि करंट ज़्यादा होगा. तो आप ये कहेंगे दे शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल. बस ये जो 3 वोल्ट इन्होंने दे रखा है ना, ये फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. 3 वोल्ट का कुछ करना ही नहीं है आपको यहाँ पर, समझ गए? 3 वोल्ट का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो रेजिस्टेंसेस हैं उनकी वैल्यू कुछ नहीं दे रखी. R1 और R2 दे रखा है. तो हम ये कहेंगे इन सीरीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इन सीरीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस of a circuit in series, effective resistance of a circuit increases, so current decreases because I is equal to V upon R. I is inversely proportional to R. समझ गए कि आई जो है वो रेजिस्टेंस की, क्योंकि आई यहाँ न्यूमरेटर में दे रखा है और आर यहाँ डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो आई आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होगी. रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा. तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इंक्रीजेस सो करंट डिक्रीजेस. इन पैरेलल effective resistance इफेक्टिव बोल दो या इक्विवेलेंट बोल दो, एक ही बात है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट डिक्रीजेस सो करंट इंक्रीजेस. Therefore R1 and R2 must be connected in parallel. R1 and R2 must be connected in parallel. R1 और R2 को पैरेलल में आपको कनेक्ट करना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो भी अच्छे हैं. मतलब आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम करंट का मतलब ही क्या है. अच्छा, और ये क्वेश्चन आया भी 2016 में है. बताओ कौन सा? ये वाला, ये वाला. एक मिनट, मैं ना कलर ब्लाइंड हूँ. ग्रीन कौन सा बता? ये वाला. ठीक है, ये दुखती हुई रग है कि
इंटरव्यू में आउट हो गया था, मैं वहीं जाकर पता चला था कि मैं रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है कलर ब्लाइंडनेस। सुना है? सुना है? वो है मेरे को कलर्स का कई बार पता ही नहीं चलता। चलिए जी नोट करें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड calculate the amount of heat generated while transferring while transferring 9,000 coulomb of charge, while transferring 9,000 coulomb of charge between the two terminals of a battery, between the two terminals of a battery, between the two terminals of a battery of 40 volt in an hour, two terminals of a battery of 40 volt in an hour, full stop. Also determine the power expended in the process, also determine the power expended also determine the power expended in the process। ये जो एक्सपेंडेड है ना, एक्सपेंडेड की जगह एक शब्द और आता है कई बार, डिसिपेटेड। पावर एक्सपेंडेड या पावर डिसिपेटेड एक ही बात है कि कितनी पावर खर्च हो रही है। डिसिपेट होना या एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा होता है ना, तो एक्सपेंडेड इन द प्रोसेस। वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 9,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी ऑफ 40 वोल्ट इन एन आवर। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने दे दी हैं। एक तो चार्ज की वैल्यू दी है इन्होंने 9,000 कूलम्ब, एक टाइम दे दिया इन्होंने 1 आवर, ठीक है, टाइम दे दिया 1 आवर। इसको क्या करेंगे 3600 सेकंड, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद देखिएगा उन्होंने बोला 9,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी ऑफ 40 वोल्ट। तो वोल्टेज दे दिया इन्होंने 40 वोल्ट, ठीक। तो अब वो पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड कैसे निकाला जाता है, पावर इनटू टाइम। आप VIT कर दो, I²RT कर दो, या आप V²/R × T कर दो। तो मेरे पास चार्ज है और टाइम है, तो मैं करंट निकाल सकता हूँ। I = क्या हो गया, Q/T, ठीक है। अब Q कितना है 9,000 और T कितना है 3600। अभी डिवाइड करना मत लग जाना, अभी डिवाइड मत करना। रीज़न क्या है देखते हैं। हीट जनरेटेड इज इक्वल टू VIT। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला तो पता है ना, है ना, पावर इनटू टाइम। और पावर क्या होता है V × I। अब ये देखिए V कितना है 40, I कितना है 9,000/3600 और टाइम भी 3600 है। मैंने डिवाइड इसलिए नहीं करा
क्योंकि 3600 से 3600 कट जाएगा। आई क्या है Q अपॉन टी, और टी से टी कट गया तो क्या बचा, Q ही तो बचा यहाँ पर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या हो गया 9 4 36 इंटू 10 की पावर 4 क्या जूल। ठीक है, चलिए जी। हेलो जी, नमस्कार। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, बस ठीक है जी, ठीक है। हाँ है ना, ठीक है जी, ओके ओके। ये हो गया। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि ऑल्सो डिटरमिन द पावर एक्सपेंडेड इन द प्रोसेस। तो अगर पावर की बात हो रही है तो बस ये पूछेंगे, वी आई बताना है, ठीक है। बस डी से मल्टीप्लाई नहीं करना, वी इंटू आई क्या हो गया पावर, इधर ये बता दो ना। क्या 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 कौन से वाले में? हाँ बिल्कुल सही, अभी बताता हूँ। अगर कहीं पर भी ना हीट की बात करी जाएगी तो जूल में, हीट हमेशा जूल में निकालनी है। और अगर कहीं पर भी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी की बात करी जाए, या कुछ ये पूछा जाए कि इतनी देर तक एक अप्लायंस चलता है तो उसमें जो एक यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी की उसके चार्जेस इतने हैं तो कॉस्ट कितना लगेगा। तो जहाँ पर कॉस्ट वाले क्वेश्चन आए, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछी जाए, वहाँ किलोवाट आवर, वहाँ पावर को लेंगे किलोवाट में और टाइम को लेना है आर में, ठीक है। ये दिया ही इस वजह से, ये दिया ही इस वजह से आर में के बच्चा कहेगा अच्छा 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर चल हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना जब हीट जनरेट की बात करी जाए तो टाइम को सेकंड में ही लेना है, तब टाइम को आर में नहीं लेना। टाइम को आर में लेना ही सिर्फ तब है जब पावर को किलोवाट में लोगे, और वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब वो आपसे बोलेंगे कि एक यूनिट की रुपए इतना है, 3 रुपये या 4 रुपये, और एक फ्रिज है जो एक दिन में 10 घंटे चलता है तो पूरे महीने में चलने की उसकी कॉस्ट बताइए, ठीक है। तो पूरे मंथ का आप आवर्स निकालेंगे, सेकंड नहीं आवर्स निकालेंगे, और जो पावर है पावर को निकालेंगे किलोवाट में। अब जैसे पावर है यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, वी इंटू आई। अब वी कितना है 40, और आई कितना है 9000 अपॉन 3600। चलिए जी, 2 0 से ये 2 0 कट गए, और 4 10 40, 4 9 36, 9 10 90, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 वाट, 100 वाट, ठीक है। चलिए जी, और किसी को कोई डाउट है बताओ। आज आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 4:30 बजे का है, ठीक है। सुबह सब कुछ रेडी था, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको वॉमिटिंग हो रही है, अभी भी डॉक्टर के यहाँ से लेकर आ। इसका 2 दिन पहले मुंडन करवाया है, तो शायद उसी से गर्मी कुछ लग गई है। चलिए जी, उदय बताइए कोई डाउट्स हैं? नो सर, अभी तो नहीं, किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, मैथ्स कराऊँ फिर।